Hello, welcome students. This video is for class 12. Now, today we are going to start the lesson Society, Law and Ethics. We are living in an era called information age where we see that most of our activities are technology influenced, be it making an online payment, creating or development of own piece of art, or information such as writing articles, clicking photographs and so forth. तो आप लोग ये कह सकते हैं कि आज के डेट में बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोई भी जो काम है वो इतना आसान नहीं रह गया है। ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी ज़िंदगी के हर एक एस्पेक्ट को प्रभावित कर रही है। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ अपने घर से लेके ऑफिस, स्कूल हर जगह पे करते हैं। अगर हमें ऑनलाइन पेमेंट करना हो वहाँ पे भी हम कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अगर हमें कुछ ड्राइंग्स बनानी हो, हमें कोई फ़ोटोग्राफ क्लिक करना हो या कोई आर्टिकल लिखना हो, वी यूज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, डिवाइसेस, नेटवर्क, इंटरनेट at a very large extent. With the reach of technology to our day-to-day life, there has been a paradigm shift, and it has also raised specific issues and problems related to society, ethics and law. तो ये जो टेक्नोलॉजी हमारी दिन प्रतिदिन की लाइफ को प्रभावित कर रही है, तो इसके कारण हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स तो हैं, साथ ही साथ कुछ एथिकल इश्यूज़ और सोसाइटल इश्यूज़ भी रेज़ हुए हैं, एंड देयर आर आल्सो सम लॉ इन्फोर्समेंट इश्यूज़ टू. So in this lesson we are going to discuss all these three aspects in information technology. So the first topic that we are going to start in this lesson is ethical issues. So these days we can easily say that our society is information society and our era is information era. जो हमारी सोसाइटी है वो भी इंफॉर्मेशन सोसाइटी हो गई है। हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सब का यूज़ करके अपनी सोसाइटी, अपने सोशल लाइफ को बिल्ड कर रहे हैं। तो ये जो आज का जो एरा है इसको हम इंफॉर्मेशन एरा बोल सकते हैं। तो एज वी ऑल नो दैट इंफॉर्मेशन इज़ द मीन्स टू एक्वायर नॉलेज. In other hand, we can say that information forms the intellectual capital for a person or body. तो ये हम सब जानते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वही बेस बनती है हमारे नॉलेज एक्वायर करने का। और इन्फॉर्मेशन एक तरीका है जिससे हम अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को, या हम अकाउंटिंग के टर्म में कह सकते हैं कि जो हमारा इंटेलेक्चुअल कैपिटल है वो बिल्ट होता है. हाउएवर देयर आर मेनी एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व विथ सच यूज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड दीज एथिकल इश्यूज आर फर्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नोन एज IPR, प्लेगरिज्म एंड डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स. तो अगर हम कोई भी मटेरियल बनाते हैं, मटेरियल इन सेंस हम कोई आर्टिकल लिखते हैं, हम कोई बुक लिखते हैं, हम अपने असाइनमेंट्स सबमिट करते हैं, हम कोई डिजिटल म्यूज़िक बनाते हैं, हम कोई भी काम करते हैं जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है, तो ये जो तीन चीज़ें हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्लेगरिज्म एंड डिजिटल प्रॉपर्टी राइट, इनको हमें कंसिडर करना होता है.
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो एज मेंशन्ड अर्लियर, इंफॉर्मेशन मेक्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या इंटेलेक्चुअल कैपिटल। जो आप पहले देख चुके हैं, मैंने बताया है कि इंफॉर्मेशन से हमारी जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो बिल्ट होती है। Any piece of information is produced or created with a lot of effort and it consumes a lot of time। जैसे अगर आपको कोई आर्टिकल लिखना है, खुद से सोच के लिखना है, तो उस काम को करने के लिए आपको बहुत सारा रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, दैट टेक्स टाइम, और बहुत सारा एफर्ट इसमें लगता है। मतलब आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत टाइम देते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, तब जाके एक बढ़िया, एक नया सोच, एक आर्टिकल आप लिख सकते हैं। द कॉस्ट फैक्टर इज़ आल्सो इन्वॉल्व विद द क्रिएशन और प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर आप कोई इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे कॉस्ट फैक्टर भी इन्वॉल्व होगा। That means the time you invested, the effort you invested must be encased with the encased in terms of money। तो कॉस्ट फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है आपके इंफॉर्मेशन के क्रिएशन और प्रोडक्शन में। दो वंस प्रोड्यूस्ड, it becomes very easy to duplicate it or share it with others। तो जैसे अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि आपको कोई नया कॉन्सेप्ट बनाना है या कोई चीज़ आपको पहली बार बनानी है, इसको आप रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। आज के डेट में कोरोना वायरस फैला हुआ है और इससे बचने के लिए बहुत सारे कोविड-19 वैक्सीन्स पे ट्रायल चल रहा है, बनाई जा रही है, और ये जो वर्क है वो कई महीनों से चलता आ रहा है। तो इसमें बहुत सारी टेस्टिंग इन्वॉल्व होगी, ट्राई एंड फेल इन्वॉल्व होगा कि एक कंपोजिशन ट्राई किया, नहीं काम किया, फेल हो गया, तो फिर दूसरा कंपोजिशन ट्राई करेंगे, तीसरा, चौथा, इस तरीके से ये टाइम टेकन प्रोसेस है। ये इसमें बहुत सारे मटेरियल वेस्ट भी होते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे आगे चल के अगर किसी कंपनी ने इसके वैक्सीन बना लिए और उसके वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स का एक तरीके से कह लो कि एक इंग्रेडिएंट्स का एक लिस्ट बना लिया, तो एक बार जब वो चीज़ बन गई और वो काम करना स्टार्ट कर दी, तो अब कोई भी उसको कॉपी कर ले, उसको डुप्लिकेट कर ले, वो तो इजी है, क्योंकि सबको पता चल गया कि हाँ ये चीज़ से ये बीमारी क्योर होती है। तो बाकी लोगों ने भी क्या किया, उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो इफ़ोर्ट और जो कॉस्ट और जो टाइम लगा है उस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए, तो वो चीज़ जो ओरिजिनल क्रिएटर है उससे बिलोंग करती है। तो इट इज़ आर एथिकल responsibility to not to use those information, those things developed by or created by others without their permission। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि but this very thing makes information difficult to safeguard unlike tangible property। तो जैसे हम टेंजिबल प्रॉपर्टी को सेफगार्ड कर सकते हैं, जैसे अगर आपका कोई लैंड है, आपका कोई घर है, तो उसको सेफगार्ड करना इजी है। लेकिन अगर हमने इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस किया है तो उसको सेफगार्ड करना बहुत ही टफ़ होता है। जैसे अगर हमने कोई आर्टिकल लिखी और उसे इंटरनेट पे डाल दिया तो कोई भी उसको कॉपी पेस्ट कर सकता है, तो उसे सेफगार्ड करना बहुत ही टफ़ होता है। द क्रिएटर or producer of this information is the real owner of this information, and the owner has every right to protect his or her intellectual property। To protect one's intellectual property rights,
one can get information copyrighted or patented or use trademarks. तो अगर हम यहाँ पे इस एस्पेक्ट को देखें, आपने देख लिया कि कोई भी चीज़ डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए टाइम लगता है, पैसा लगता है और बहुत सारा एफर्ट लगता है. तो इट इज़, इफ़ आई हैव क्रिएटेड समथिंग, देन आई am the owner of that particular information, and it is my right that to whom I want to share it and to whom I don't. So intellectual property right ये कहती है कि अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट बनाया है, आपने कोई चीज़ बनाई है, इंफॉर्मेशन बनाई है, तो उसके लिए आप या तो कॉपीराइट ले सकते हैं, या पेटेंट ले सकते हैं, या आप अपने ट्रेडमार्क का यूज़ कर सकते हैं. द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व with it is that information must not be exchanged without the consent of its owner. तो यहाँ पे एथिकल इश्यू यही इन्वॉल्व है कि बिना ओनर के कंसेंट के कोई भी इस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं कर सकता है, यूज़ नहीं कर सकता है, दूसरों को दे नहीं सकता है. तो द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर इट फर्स्ट इनकरेजेस individuals and business to create new software and new software application as well as improving existing application. तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इनकरेज करता है इंडिविजुअल को और बिजनेस को कि वो नए सॉफ्टवेयर बना सकें, नए एप्लीकेशन बना सकें और पुराने जो एप्लीकेशन हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें. इंश्योर्स न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये इंश्योर करता है कि जो नई आइडिया है और नई टेक्नोलॉजी है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो. एंड प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल इकॉनमी. और ये जो नेशनल इकॉनमी है उसमें इन्वेस्ट भी यहाँ पे प्रमोट किया जाता है. अब आपको ये लगता होगा कि सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन और नेशनल इकॉनमी, इसमें क्या रिलेशन है. तो अभी आपने ये देखा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि चाइना से लड़ने के लिए भारत ने क्या किया कि 58 जो मोबाइल ऐप्स हैं इंक्लूडिंग टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र एट्सेट्रा, इसको बैन कर दिया. और आज का आप न्यूज़ देख सकते हैं कि चाइना पीछे हट चुका है. दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर पार्ट है ये भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है इकॉनमी पे. एग्ज़ाम्पल अगर आप इसका देखें कि कोई भी सॉफ्टवेयर फर्म है, अगर उसने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और उससे वो प्रॉफिट कमा रही है, तो ऐसे केस में वो जो सॉफ्टवेयर फर्म है वो अपना इनकम टैक्स भी पे करेगी. और अगर वो हैवी अमाउंट कमा रही है तो उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स भी ज़्यादा लगेगा. तो उससे जो नेशनल इकॉनमी है वो भी बूस्ट होती है. लेकिन अगर उसी चीज़ को, उसी इन्फॉर्मेशन को बिना पैसे दिए अगर कोई ख़रीदे या पायरेटेड या पायरेसी का यूज़ करके उसको एक्वायर करे, तो ऐसे केस में उस कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा. और उस कंपनी को नहीं प्रॉफिट होगा तो इनडायरेक्टली जो नेशन है, राष्ट्र है, उसका लॉस होगा कि उसको इनकम टैक्स नहीं मिलेगी, उसको पैसा नहीं मिलेगा. तो अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इथिकली यूज़ करें तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि एवरीथिंग इज़ स्मूथ वर्किंग. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क. इसके बारे में भी जान लो कि कॉपीराइट क्या होता है. किसी रिटन मटेरियल या मान लो कोई आर्टिकल आपने लिखा या कोई चीज़ आपने लिखी, कोई रिसर्च पेपर्स आपने लिखे, तो उस पर आपको कॉपीराइट मिल सकता है. दूसरा पेटेंट, अगर आपने कोई वर्किंग मॉडल बनाया है, जैसे आपने एक टेक्नोलॉजी बना दी, सबसे पहले आपने एक कॉन्सेप्ट बनाया, फिर उस कॉन्सेप्ट पे काम करने वाला कोई चीज़ बना दिया, तो उस पर आपको पेटेंट मिलेगा. और तीसरी चीज़ होती है ट्रेडमार्क. तो ट्रेडमार्क कंपनीज़ के होते हैं जो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं.
जैसे आपने देखे होंगे कि अलग अलग बैंक्स के, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अपने खुद के ट्रेडमार्क्स होते हैं। तो ये 3 चीज़ें होती हैं आईपीआर में। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ प्लैगरिज्म। तो सिंपली पुट, प्लैगरिज्म मीन्स स्टीलिंग। Surprised? If you look into English dictionary to find the meaning of the word plagiarism, it will give somewhat like the unauthorized use or close intimation of the language and thoughts of another author and the representation of them as one's own original work। मतलब अनऑथोराइज तरीके से किसी दूसरे ऑथर के लैंग्वेज को, थॉट को अगर आप यूज़ करते हैं और ये बताते हैं कि ये मेरा थॉट है या मेरा कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे केस में आप प्लैगरिज्म कर रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए कि आपने मॉर्निंग असेंबली में कोई कोट दिया या थॉट ऑफ द डे दिया, तो उस केस में आप प्लैगरिज्म कर रहे हो। लेकिन अगर उसके बाद आपने ये दिया कि अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे अगर मान लीजिए आपने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, देन यू आर नॉट डूइंग प्लैगरिज्म। बट इफ़ यू आर सेइंग दैट आई एम सेइंग तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं मतलब आप उस ऑथर को, उस पर्सन को जो उसके क्रिएटर है उसको आप कोट नहीं कर रहे हो, एट दैट टाइम यू आर डूइंग प्लैगरिज्म। तो thus plagiarism is stealing someone else's intellectual work, can be idea, literary work or academic work etc., and representing it as your own work without giving credit to the creator or without citing the source of information। तो plagiarism एक इंफॉर्मेशन को चुराना है या किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्क को चुराना है और उसको अपना बता के रिप्रेजेंट करना, बिना ऑथर को या बिना क्रिएटर को साइट किए हुए या उसको क्रेडिट दिए हुए। तो ये जो चीज़ है ये आपको नहीं करनी चाहिए कि whenever you are creating any document and if you are taking some information from other sources, then if you are giving credit to them then it is okay, and otherwise it comes under plagiarism। Any of the following act would be termed as plagiarism: first, using some other author's work without giving credit to the author, मतलब आप किसी दूसरे ऑथर का काम यूज़ कर रहे हो बिना उसको क्रेडिट दिए, दिस इज़ प्लैगरिज्म। सेकेंड, यूजिंग समवन एल्स वर्क टू इनकरेक्ट फॉर्म दैन इंटेंडेड ओरिजिनली बाई ऑथर और क्रिएटर। तो किसी ऑथर या क्रिएटर ने कोई चीज़, कोई थॉट या कोई भी काम बनाया किसी अच्छे काम को करने के लिए या किसी अच्छे वे में, लेकिन अगर आप उसका यूज़ कर रहे हो किसी और वर्क को एकम्प्लिश करने के लिए जो उस ऑथर का इंटेंशन नहीं था, एट दैट टाइम आल्सो यू आर प्लैगराइजिंग द ऑथर्स वर्क, दैट मीन्स यू आर डूइंग प्लैगरिज्म। थर्ड, modifying, lifting someone's production such as music composition etc. without attributing it to the creator of the work। जैसे आप किसी गाने के धुन को आपने ले लिया और उस पर अपने गाने सेट करके और उसके बाद मार्केट में उतार दिए बिना उस पर्टिकुलर ऑथर या क्रिएटर को क्रेडिट दिए हुए या उससे बिना कंसल्ट किए हुए, तो ये भी प्लैगरिज्म है। गिविंग इनकरेक्ट और इनकरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स wrongful citation, that is also in plagiarism। And failure in giving credit or acknowledging the contribution of others in an collaborative effort to which you are also part of, so all these comes under plagiarism। Now how not to plagiarize, कैसे हम plagiarism न करें? तो as most universities put in their student handbook, to avoid plagiarism you must give credit whenever you use, that means another person's idea
ऑप्शन और थ्योरी, मतलब अगर आप कभी भी किसी पर्सन के आइडिया, ऑप्शन या थ्योरी को यूज़ करें तो आप उसको क्रेडिट दीजिए। अपने डायरी में लिखिए कि ये आइडिया, ये ऑप्शन, ये थ्योरी मैं यूज़ करने जा रहा हूँ और ये चीज़ इस ऑथर ने, इस क्रिएटर ने, इस पर्सन ने बनाया था, मैं उसको क्रेडिट दूंगा। सेकेंड, quotation of another's person actual spoken or written word. If you are quoting someone's written word or spoken word, then you have to say according to this, according to that person. Perhaps of uh, another person's spoken or written word. Oh sorry, perhaps नहीं, paraphrase of another person's spoken or written word. If you are doing these things, you are not plagiarizing. Now, next topic is plagiarism in office. Plagiarism is offense. So, plagiarism is a serious offense. If plagiarism involves copying not only ideas but also a substantial portion of copyrighted work without attribution and without permission, it would amount to both copyright infringement and violation of special right of authors to be credited. So, copyright infringement and the violation of author's right to be credited are both civil wrongs and criminal offense. A civil suit may be instituted and criminal charges may also be filed. Both civil suit and criminal charges are punishable offense and amount to fine and penalties. That means if you have created something and someone else is using your idea, your thought, without quoting you, without your permission, so at that time you can file a complaint in the IT cell or IT offices, and it is a punishable offense, and the person who are doing the wrongful thing can get punished with penalty and fine. And at that and also if the problem is too serious, so at that time some imprisonment is also there. Now third one is digital property right. So digital property, that means digital asset, refers to any information about you or created by you that exist in digital form. मतलब अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हैं जो आपके पास है या आप बनाते हैं जो डिजिटल फॉर्म में है, वो आपकी डिजिटल एसेट होती है, ईदर ऑनलाइन और ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, या अगर आप वो ऑनलाइन हो या आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क पे, पेन ड्राइव पे हो, वो सारी आपकी डिजिटल एसेट है. ऑल ऑफ योर डिजिटल प्रॉपर्टी कंप्राइज व्हाट इज़ नोन एज डिजिटल स्टेट. तो डिजिटल स्टेट क्या होती है? वो आपकी डिजिटल प्रॉपर्टीज से मिलके बनती है. एग्जाम्पल्स ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी इंक्लूड एनी ऑनलाइन पर्सनल अकाउंट सच एज ईमेल एंड कम्युनिकेशन अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट, शॉपिंग अकाउंट, फोटो वीडियो शेयरिंग अकाउंट, वीडियो गेमिंग अकाउंट, ऑनलाइन स्टोरेज अकाउंट एंड वेबसाइट एंड ब्लॉग्स दैट यू मे मैनेज. हर वो चीज़ जो आप ऑनलाइन कर रहे हैं, अपने अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी के अंदर आती है. डोमेन नेम रजिस्टर्ड इन योर नेम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग कॉपीराइटेड मटेरियल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट एंड एनी सॉफ्टवेयर और कोड you may have written and own etc. All these belongs to your digital property. Now digital property right lie with the owner. Legally a person who has created it or the owner who has got it developed by paying legally is the legal owner of the digital property. तो देखिए दो चीज़ें हैं, या तो अगर मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, तो ऐसे केस में आप उसके डिजिटल ओनर हुए. या अगर कोई दूसरी कंपनी ने आपसे सॉफ्टवेयर बनवाया, उसने आपको पे किया, तो ऐसे केस में वो कंपनी या वो पर्सन
उस डिजिटल प्रॉपर्टी का ओनर होगा, क्योंकि उसने आपसे वो पर्टिकुलर चीज़ खरीद ली। Only the owner can use and decide who all and in what form can his or her digital asset may be used by others, whether by making payments or buying it or by obtaining its license or uses rights etc. तो केवल ओनर ही ये डिसाइड कर सकता है कि कौन और किस तरीके से उसके डिजिटल प्रॉपर्टी या डिजिटल एसेट का यूज़ कर सकता है। एग्जाम्पल, जैसे कोई पर्सन यूज़ करना चाहता है तो वो पेमेंट कर सकता है ऑनलाइन, या उसको खरीद कर सकता है, या उसका लाइसेंस खरीद सकता है। तो ये चीज़ें आपके डिजिटल प्रॉपर्टी से बिलोंग करती हैं, मतलब जो ओनर है केवल वही ये डिसाइड कर सकता है। नाउ, थ्रेट्स टू डिजिटल प्रॉपर्टी। द फर्स्ट थ्रेट, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है थ्रेट और दूसरी होती है प्रॉब्लम। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस लेसन में हम थ्रेट और प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत डिस्कस करेंगे। तो देखो, दो टर्म हैं, थ्रेट और प्रॉब्लम, दोनों लगभग रिलेटेड हैं। थ्रेट को हिंदी में कह सकते हैं भय का कारण, और प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होती ही है, समस्या। तो थ्रेट क्या होती है कि थ्रेट इज़ एन इंटिमेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, मतलब ये एक प्रॉब्लम के लिए आपको इंटिमेट कर रहा है। If that particular intimation is left unmanaged, then it can lead to problem. For example, if you are driving a bike with high speed, then there is chance of accident. So this is what? This is a threat. If you understand this threat and lower down the speed of your bike, at that time you have managed that threat, it will not lead to problem. But if you do not manage that threat, then may be the case that the problem of accident may arise. So here we are also discussing some threats to digital property. First, digital software penetration tools. Although one needs to buy, uses right or license to use a digital property, there are many software penetration tools like cracks and keygens, tools created by hackers to penetrate your software registration system and to enable unauthorized user to freely access your software without actually paying for it. You all have seen these kind of thing in games. जैसे कोई गेम आप ख़रीदने जाओ तो आपको कई हज़ारों का मिल रहा है, लेकिन आपने क्या किया, उसका पायरेटेड वर्जन ले लिया, और पायरेटेड वर्जन में या तो कीजन यूज़ किया जा रहा है या क्रैक्स यूज़ किए जा रहे हैं, जिससे आप वो गेम या वो सॉफ्टवेयर आप फ्री में यूज़ कर पा रहे हो। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ अ पायरेसी और दिस इज़ अ क्राइम। ये डिजिटल सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल्स होती हैं, जो कीजन है या जो क्रैक हैं। अब देखो, ये आपके नेशनल इकोनॉमी पे भी बहुत ही डिज़ास्टर इफेक्ट देगा, क्योंकि उस कंपनी को अब यहाँ पे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है जिसने इसको बनाया था। तो दिस इज़ अ क्राइम। सेकेंड, स्टीलिंग एंड प्लगराइजिंग कोड्स ऑफ योर डिजिटल प्रॉपर्टी। तो समटाइम्स अदर डेवलपर्स समहाउ गेट होल्ड ऑफ योर सॉफ्टवेयर सोर्स कोड and then create plagiarized version of your code and use it in their own software. In other words, they steal your software source code and use it to build their own version of it and then sell it under their own company name. तो अगर मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और किसी दूसरे कंपनी ने के डेवलपर ने किसी तरीके से उसका सोर्स कोड, मतलब जो आपने कोड लिख के सॉफ्टवेयर बनाया है, वो पा लिया, तो वो अब क्या कर सकता है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपना नाम दे के भी बेच सकता है। तो ये भी आपके थ्रेट में आता है डिजिटल प्रॉपर्टी के। नाउ, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन।
तो as there are multiple types of threat to digital property, there are many ways you can ensure protection of your digital properties. First, anti-tamper solution. So there are many anti-tamper solution available today which ensures that your digital property is tamper proof. These anti-tamper solutions use a host of advanced technologies to prevent hackers from hacking, reverse engineering, or manipulating your digital property, such as utility tools, software app, video games and so forth. तो एंटी टैम्पर सॉल्यूशन ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके डिजिटल प्रॉपर्टी को टेम्पर प्रूफ बनाते हैं कि कोई भी हैकर इसको आसानी से हैक ना कर सके, रिवर्स इंजीनियरिंग ना की जा सके। रिवर्स इंजीनियरिंग देखो क्या होता है, अभी आपने प्रीवियस क्लासेस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टेप देखे थे कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, देन एनालिसिस, देन डिज़ाइन, देन कोडिंग, देन टेस्टिंग, देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फाइनल होगा और मेंटेनेंस। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या करता है, उसका उल्टा, कि अगर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसको हमने क्या बना हुआ सॉफ्टवेयर को पहले कोड में कन्वर्ट किया, फिर उसका डिज़ाइन गेट किया, फिर उसका स्पेसिफिकेशन गेट किया, मतलब उल्टा अगर चलते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती अगर आप एंटी टैम्पर सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, लीगल क्लॉज। तो ऐड लीगल क्लॉज इन clause of your software digital property. You must include a transparent clause in your software terms of service that prohibit the scrapping of your software source code for reuse. This is sound legal backup for you. मतलब आप स्टेट कर दीजिए कि अगर कोई भी पर्सन हमारे सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को यूज़ करता हुआ पाया जाएगा या ये करता हुआ पाया जाएगा, तो ऐसे केस में उस पर किसी कोर्ट में हम फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट और उसको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो ये लीगल क्लॉज अगर आप ऐड करोगे तो जो हैकर है या जो पर्सन है वो उसको करने से बचेगा। थर्ड, लिमिट द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड। तो यू शुड शेयर योर सॉफ्टवेयर कोड ओनली विथ ट्रस्टेड इंडिविजुअल हु आर पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट टीम। You should also use a digital right management solution to protect your software from being scrapped for source code using decompilers etc. तो ये 3 तरीके हैं जिनसे आप अपने डिजिटल प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड कर सकते हैं। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है डीकम्पाइलर। कंपाइलर आपको पता होगा, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मतलब आप प्रोग्राम बनाओ, जैसे पाइथन में आपने प्रोग्राम बनाया, कंपाइलर क्या करेगा, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। डीकम्पाइलर क्या करता है, मशीन लैंग्वेज के कोड को आपके हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो अगर मान लीजिए आपका कोई ऐप है और डीकम्पाइलर का कोई यूज़ कर सके उस ऐप पे, तो वो उसका सोर्स कोड गेट कर सकता है। तो ये जो डिजिटल राइट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस हैं वो डीकम्पाइलर के वर्क को एक तरीके से डिसअलाउ कर देते हैं, जिससे कोई भी पर्सन आपके सोर्स कोड को गेट ना कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। In next class, we will start from open source philosophy and software license. Thank you. In case of any doubt, you please feel free to contact me. Thank you.